आज का केस है उस 26 साल के बच्चे का जिसका चैट जीपीटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है। वो चैट जीपीटी बनाने में मेन डेवलपर था, लेकिन 4 साल में उसने ये कंपनी क्यों छोड़ दी? ऐसा क्या हुआ? क्यों वो अपनी कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल करना चाहता था? क्यों वो अपनी कंपनी को कोर्ट में लेके जाना चाहता था? लेकिन लॉ सूट फाइल करने से कुछ दिन पहले ही उसकी बॉडी उसी के अपार्टमेंट से मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं पूरे केस को। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स पर ऋतु राठी। आज का केस है सुचिर बालाजी का, जो कि एक चाइल्ड प्रोडिजी है, मतलब कि एक अद्भुत बच्चा जिसकी उम्र 26 साल है और उसका जन्म यूएस के फ्लोरिडा में 21 नवंबर 1998 को। स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट बच्चा था। जब वो 13 महीने का हुआ तो उसने ABCD याद कर ली थी, और जब वो 5 से 6 साल की उम्र का हुआ तो उसने कोडिंग के बारे में अपनी जिज्ञासा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि कोडिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली बच्चे यही इंटरेस्ट 15 से 16 साल की उम्र में दिखाते हैं, लेकिन सुचिर को कोडिंग का कीड़ा तो बचपन से ही लग गया था। और जब वो 11 साल का हुआ तो अपने पेरेंट्स से कोडिंग के ऐसे क्वेश्चन पूछता, ऐसी एल्गोरिथम के बारे में पूछता जो उसके पेरेंट्स को अब तक भी नहीं पता। और हालांकि उसके दोनों पेरेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। जिस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से छुप के फ़ोनों पे बात करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, और सुचिर उस उम्र में कोडिंग कॉन्टेस्ट देता था। जब सुचिर 16 साल का था, स्कूल के टाइम में ही उसने US गवर्नमेंट के लिए एक सिक्योरिटी ऐप बनाई जो कि TSA चेक के लिए होती है, एयरपोर्ट पे यूज़ होती है। गवर्नमेंट के लिए उसने टॉप एल्गोरिथम लिखी थी जिसके लिए उसने प्राइज़ जीता 100K, जो होता है 80 से 85 लाख रुपए। सुचिर ने ये अमाउंट सिर्फ 15-16 साल की उम्र में ही जीत ली थी। वो एक इतना शांत बच्चा था, उसमें कोई घमंड नहीं था कि मैंने इतने पैसे जीत लिए। उसे मतलब था तो सिर्फ अपनी कोडिंग से। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद सुचिर को ऑफर आया क्योरा कंपनी से एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, और उससे ज्वाइनिंग बोनस दिया गया $25,000, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। नॉर्मली जो लोग मास्टर्स करते हैं उसके बाद भी उन्हें इतनी ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलती, और सुचिर को ये मिला था सिर्फ 12th करने के बाद, वो भी बिना किसी डिग्री के। 1 साल नौकरी करी सुचिर ने क्योरा कंपनी में, और उसके बाद 2017 में उसने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, जहाँ उसने बैचलर्स ऑफ आर्ट करी कंप्यूटर साइंस के साथ। उसके मेन सब्जेक्ट थे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, और वहाँ पे भी उसने बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट जीते। सुचिर ने अपनी 4 साल की डिग्री के टाइम बड़ी बड़ी AI कंपनीज में अपनी इंटर्नशिप करी, और उसने पहली जो कंपनी इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करी थी वो करी थी OpenAI 2018 में। सुचिर ने नवंबर 2020 में फुल टाइम OpenAI ज्वाइन कर ली एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। OpenAI ने AI की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया और चैट जीपीटी बनाया। सुचिर ने OpenAI में काम किया 4 साल, और इसमें से 1.5 साल उसने सिर्फ काम किया चैट जीपीटी के अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। सुचिर ने अगस्त 2024 में OpenAI कंपनी छोड़ दी, और कंपनी छोड़ने का रीज़न ये था कि OpenAI कंपनी अपने AI मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए कॉपीराइट मटेरियल का यूज़ करती है, वो भी बिना परमिशन के, जो कि ह्यूमैनिटी को हर्ट करता है, कंटेंट क्रिएटर को हर्ट करता है, और कॉपीराइट लॉज का वायलेशन करता है। चैट जीपीटी छोड़ने के बाद सुचिर का प्लान था खुद की नॉन प्रॉफिट एक स्टार्टअप खोलने का, जिसके लिए उसने 5 बंदों की टीम भी बना ली थी, और वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जा रहा था सीड फंडिंग के लिए। सुचिर बचपन से ही ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहता था, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर के लिए एक ऐसी ऐप बना रहा था मशीन लर्निंग और AI का यूज़ करके, जो न्यूरोसाइंस में एक रेवोल्यूशन ला दे। सुचिर की माँ पूर्णिमा ने भी अपना कंसर्न दिखाया कि तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलने की सोच रहे हो तो तुम अपने लिविंग एक्सपेंस कैसे मैनेज करोगे। तो सुचिर ने बताया, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे मैंने बहुत कमा लिए, अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। OpenAI छोड़ने के 2 महीने बाद 18 अक्टूबर 2024 को सुचिर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू दिया और बताया कि OpenAI कंपनी अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कॉपीराइट मटेरियल का यूज़ कर रही है। उनमें एथिक्स होने चाहिए, लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए उनसे परमिशन लेने चाहिए, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को नुकसान हो रहा है, पैसे से भी और क्रिएटिविटी में भी। OpenAI कंपनी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए लोगों को कि उन्होंने ये डेटा कहाँ से लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, और ये डेटा कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सुचिर ने सवाल उठाया कि बिना परमिशन के कॉपीराइट मटेरियल का यूज़ करना फेयर यूज़ के अंदर आता है या नहीं। तो फेयर यूज़ क्या होता है? किसी और का कंटेंट या वर्क यूज़ करना बिना परमिशन के, लेकिन बस सर्टेन कंडीशन में, जैसे पढ़ाई, रिसर्च या फिर क्रिटिसिज्म के लिए। अगर आप कॉपीराइट मटेरियल का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते हो
तो आपको इसकी परमिशन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर से लेनी पड़ेगी। अगर आप बिना परमिशन के ये डाटा यूज़ करते हो, ये मटेरियल यूज़ करते हो, तो वो कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट होता है। सुचिर ने उस इंटरव्यू में ओपन एआई के खिलाफ एलिगेशन भी लगाए कि उनको एथिकल और कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर कि तब जब उन्होंने अपने ओपन एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बड़े बड़े डाटा सेट दिए थे, जिसमें कि कॉपीराइट मटेरियल भी शामिल है, जिसका प्रूफ उसके पास भी है। वो ओपन एआई को सू करेगा इन्हीं एविडेंस के साथ। उस इंटरव्यू के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ओपन एआई के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया, जिसका विटनेस सुचिर था। 23 अक्टूबर 2024 को सुचिर ने अपनी वेबसाइट suchir.net पे एक आर्टिकल पोस्ट किया, फेयर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ओपन एआई को फेयर यूज़ कैसे करना चाहिए, जिसके लिए उसने 4 मैट्रिक्स बताई और एआई उसमें से एक में भी पास नहीं होता, वो एक भी रूल फॉलो नहीं करता। मतलब कि ओपन एआई सारा कॉपीराइट डाटा यूज़ करता है, जो कि आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। सुचिर को ये कंसर्न था कि ओपन एआई की टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमैनिटी को फ़ायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा। 18 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क टाइम ने फिर से एक न्यूज़ पब्लिश करी, जिसमें उसने बताया, हमने जो ओपन एआई के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल किया था, उसमें सुचिर एक कस्टडियन विटनेस है और उसके पास सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस भी हैं। इसी बीच सुचिर एक हफ्ते के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ एलए के कैटेलिना आइलैंड गया था अपना बर्थडे मनाने, और 21 नवंबर को उसने अपना 26वां जन्मदिन वहीं पे मनाया। और 21 नवंबर को ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज़ पब्लिश करी कि ओपन एआई ने अपना कॉपीराइट डाटा डिलीट कर दिया है, जो कि उनके लॉ सूट के अगेंस्ट एविडेंस था। 22 नवंबर को सुचिर एलए से वापस आया। उसने एयरपोर्ट से अपने अपार्टमेंट के लिए एक उबर बुक करी और अपार्टमेंट पहुंचने के बाद उसकी अपने बिल्डिंग के मैनेजर से भी बात हुई और उस टाइम सुचिर बड़ा खुश नज़र आ रहा था। शाम को मेन एंट्रेंस के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि सुचिर 6 बजे डिनर लेने के लिए बाहर गया है और 6:30 बजे उसे वापस आते हुए भी देखा गया। 7 बजे के अराउंड उसने अपने पेरेंट्स से बात करी। उस टाइम वो बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपना सारा एलए का एक्सपीरियंस शेयर करा कि हम कहाँ हाइकिंग पे गए, हमने कहाँ फ़ोटो क्लिक करी। ना कोई उसके स्ट्रेस का साइन था, ना कोई डिस्टर्बेंस के साइन थे उसमें। 23 नवंबर को दिन में सुचिर के पेरेंट्स ने सुचिर को कॉल किया, जो कि एक रिंग जाने के बाद डायरेक्ट वॉइस मैसेज में चलेगी। तो उनके पेरेंट्स को भी लगा कि ठीक है, ट्रिप पे से आया होगा, अनपैकिंग कर रहा है या बिजी होगा। 24 नवंबर को उनकी कोई बात नहीं होती। 25 नवंबर को उनको थोड़ी टेंशन हो जाती है, थोड़ी चिंता हो जाती है कि हमारी बात नहीं हुई, तो वो डायरेक्ट सुचिर के अपार्टमेंट के बाहर जाते हैं और नॉक करते हैं। लेकिन सुचिर जब भी डोर नहीं खोलता तो वो पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि अब टाइम लेट हो गया है, तो हम टीम डिस्पैच नहीं कर सकते। अगले दिन 26 तारीख को जब उनकी माँ पुलिस को फ़ोन करती है फॉलोअप के लिए, तो पुलिस बताती है कि आपको अपार्टमेंट के बाहर आना होगा, जब भी हम इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। 26 नवंबर को जब पुलिस सुचिर के अपार्टमेंट गई तो उन्हें सुचिर की बॉडी मिली उसके सैन फ्रांसिस्को लोअर हाइट अपार्टमेंट से ही। और सुचिर की माँ को उसकी मृत्यु का तो पता ही नहीं था जब तक उसने उसके घर के बाहर एक स्ट्रेचर नहीं देखा, और पुलिस के द्वारा सख्त मनाही थी कि उसकी माँ और पापा उस अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते। पुलिस ने सुचिर की बॉडी मिलने के 40 मिनट बाद ही डिक्लेयर कर दिया कि सुचिर ने खुद करके सुसाइड किया है। उन्हें कोई फोल प्ले का एविडेंस नहीं मिला है और ये बोल के पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने किस बेसिस पे से सुसाइड डिक्लेयर करा। सुचिर के अपार्टमेंट जाने के लिए 3 एंट्रेंस थी। एक मेन गेट जहाँ पे बस कैमरा एक ही जगह था, एक बैक डोर और गैराज डोर जहाँ पे कैमरा था ही नहीं। तो मतलब कि 2 और रास्ते थे सुचिर के अपार्टमेंट जाने के लिए जहाँ कैमरे नहीं थे। ऊपर से सुचिर बहुत खुश था, ना कोई डिप्रेशन के साइन थे, ना कोई स्ट्रेस के साइन थे। और उसी दिन 22 तारीख को वो खाना भी लेके आया। उसने आधा खाना भी खा रखा था और उसने अपने लिए ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर रखी थी। तो अगर किसी बंदे को मरना ही है तो आगे के लिए क्यों सोचेगा कि मेरा ये सामान ख़त्म हो रखा है, मैं इसको ऑर्डर कर दूँ। सुचिर के अपार्टमेंट से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है, और एक बात और, उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ सामान ढूंढने की कोशिश की है। और जो मेन पेन ड्राइव था जिसमें एविडेंस थे लॉ सूट फाइल करने के लिए, जो कि वो ओपन एआई के खिलाफ लॉ सूट फाइल करने वाला था, वो भी गायब है। और अगले दिन 27 नवंबर को पुलिस ने अलाउ किया उसके पेरेंट्स को अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए। सुचिर के पेरेंट्स श्योर थे कि सुचिर ऐसा कदम तो बिल्कुल नहीं उठा सकता, ये सुसाइड का केस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सुचिर के पेरेंट्स ने पुलिस से डिमांड करी ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट की, क्राइम सीन की फ़ोटोज़ की और बॉडी कैम की वीडियोज़ की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। इसीलिए सुचिर के पेरेंट्स ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है और एक प्राइवेट ऑटोप्सी भी कराई।
प्राइवेट ऑटोप्सी की रिपोर्ट से पता चला कि जो वुंड एंगल था, मतलब कि चोट का निशान, इस एंगल से कोई भी बंदा खुद को मार ही नहीं सकता, सुसाइड कर ही नहीं सकता। मतलब कि जो चीफ एग्जामिनर की रिपोर्ट थी, सैन फ्रांसिस्को के चीफ एग्जामिनर की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट प्राइवेट ऑटोप्सी की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि सुचिर के बाथरूम में स्ट्रगल के निशान मिले हैं, फाइट के निशान मिले हैं, और उसको गोली मारने से पहले उसके सर पे कुछ भारी चीज़ मारी गई थी जिससे बहुत खून निकला था। जब सुचिर के पेरेंट्स 29 तारीख को सुचिर का अपार्टमेंट दोबारा गए तो उन्होंने देखा उसके कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सुचिर एक सीक्रेट बंदा था और वो अपनी सारी चीज़ों पे पासवर्ड लगा के रखता था। और वैसे भी अगर आप थोड़ी देर कंप्यूटर यूज़ ना करो, फ़ोन यूज़ ना करो, तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो उसकी डेथ के इतने दिन बाद उसका कंप्यूटर ऑन कैसे हो सकता है? और जब उन्होंने उसके कंप्यूटर की जांच की तो पता चला उसके गूगल ड्राइव से सारा डाटा डिलीट है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं 2 दिन के बीच में कोई और बंदा भी आया है चेक करने, ताकि और कोई एविडेंस ना बचे, सारा डाटा डिलीट कर दिया। सुचिर ने 2024 में कुछ बड़ी न्यूज़ एजेंसीज के साथ अपने इंटरव्यू प्लान कर रखे थे, जिसमें वो ओपन एआई के खिलाफ बोलने वाला था और एविडेंस भी देने वाला था, मगर ये कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। सुचिर के पेरेंट्स ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एफबीआई की मांग करी है, क्योंकि उन्हें पुलिस से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो वो चाहते हैं कि ये केस एफबीआई इन्वेस्टिगेट करे। और उन्होंने एलोन मस्क को भी सपोर्ट करने के लिए बोला है। एलोन मस्क क्लोजली इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि ये केस कंसर्निंग है और क्लियरली ये सुसाइड का केस नहीं है, इसीलिए ये केस रीओपन हुआ है और एक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब कि जो केस 40 मिनट के अंदर बंद कर दिया था एलोन मस्क के ट्वीट के बाद, अब ये एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में आ गया है। ओपन एआई की तरफ से हाल ही में ट्वीट आया कि सुचिर हमारी टीम का एक वैल्यूड मेंबर था, उसकी मौत पे हमें खेद है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका ट्वीट अभी 2 महीने बाद क्यों आया, क्योंकि ओपन एआई ने अपना कॉपीराइट डाटा तो पहले ही डिलीट कर दिया था। सुचिर की मौत हो चुकी है और जो पेन ड्राइव था जिसमें एविडेंस थे वो अब तक गायब है। क्या इसीलिए उन्होंने अब ट्वीट किया कि अब हम सेफ हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस हाल ही में ओपन हुआ है, इस पे एक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि ये केस सुसाइड का है या फिर मर्डर का? ऐसे और केसेस सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।